तो कल की भी मैंने रिकॉर्डिंग भेज दी थी एंड बिकॉज yesterday we started a new chapter, तो एक्सपेक्टेड कि अब आज तो कम से कम कोई ऐसा नहीं बैठा होगा जिसने क्लास भी अटेंड नहीं करी और रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी हो। हालांकि मैं रोज यही एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि क्लास मिस होने का एक्सक्यूज जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो बहुत होता था कि सर मैंने क्लास अटेंड नहीं करी, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अब तो ऑनलाइन में एक फायदा ये जरूर है कि कंप्लेन की मेरी क्लास मिस हो गई, क्योंकि रिकॉर्डिंग आती है। तो कल का जो टॉपिक था उसी को कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको एसिड्स और बेसिस के बारे में कई सारी इंफॉर्मेशंस दे रहा था और साथ साथ में आपका चैप्टर बच्चों अपने आप खत्म होता जा रहा है। तो धीरे धीरे रेफरेंस के लिए मैं टेक्स्ट बुक हाथ में लूंगा। आप अगर अभी टेक्स्ट बुक लेके नहीं बैठे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, टेक्स्ट बुक आपके पास होगी। उसमें अभी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप बाद में देख लीजिएगा। और नोट्स जैसा मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था प्रोसेस में है, बन रहे हैं, तो मैं आपको वो भेज ही दूंगा। तो अभी रेफरेंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ किताब में से कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, अगर आप तब तक पढ़ना चाहें तो। और किताब के ही टॉपिक्स एक दो जो है, अब थोड़ा थ्योरी वाला पोर्शन ज्यादा है, एक्सप्लेनेशन जो था मेरा बेसिक वो मैंने समझा दिया था। अब थोड़ा सा रटने वाला मामला है वो ज्यादा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में, और रुके जरा, और एडमिशन देने में लगा हुआ हूँ ही अभी, एक मिनट रुकिए। तो टेक्स्ट बुक जब आप अपनी अगर पढ़ें घर पे तो देखिए शुरू का पूरा छोड़, क्यों छोड़ दीजिएगा, क्योंकि शुरू में रिएक्शंस हैं जो हम बाद में पढ़ते हैं। शुरू में इंडिकेटर्स हैं जो ना के बराबर दिए हुए हैं, वो उनकी मैं आपको पूरी दूंगा और मैं आपको समझा भी दूंगा। आप पढ़ाई चालू करिए। आप यहाँ से अगर आपको याद रह जाए तो सीधा सीधा पेज नंबर 22 पर आएंगे, तो यहाँ पर टॉपिक है कि व्हाट डू एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। कल मैंने आपको समझा ही दिया था। उसके बाद में फिर ये इलेक्ट्रिसिटी किस में कंडक्ट होती है नहीं होती है वो भी कल मैंने आपको समझा दिया। तो वो सब चीजें जो है आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आज और छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो मैं पिक कर रहा हूँ। एक मिनट रुक ही जाइए, जनता आ ही जा रही है। चालू करते हैं। बुक्स हैं तो पेज नंबर 22-23 खोल लीजिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है। चलने दो, भी एडमिशन चलने रुक जाता है। तो आराम से आने वाली जनता, उन्होंने अगर अपनी सीटें संभाल ली हो तो पढ़ना चालू करते हैं। कल के टॉपिक में कुछ एक आध छोटी छोटी चीजें रह गई थी, वो और बता देता हूँ। एक तो अपन कल बात कर रहे थे कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन की, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, मुझे अब याद नहीं आ रहा मैंने कल आपको क्या बताया था। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट अलग से तो आपके कोर्स में कहीं है नहीं लिखा हुआ, बस एक जगह उससे रिलेटेड एक आध पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट के बारे में शायद मैंने आपको ये तो बताया था कि आपको लैब में दो मिलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। तो नाम से ही पता लगता है डाइल्यूटेड का मतलब ही वो होता है जिसमें पानी ज्यादा है, और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ही होता है कि जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। किसका? अरे जो भी है। अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखा हुआ है तो उसमें H2SO4 ही ज्यादा होगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट में बस एक ही फर्क होता है कि डाइल्यूट में पानी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा है या कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, और बहुत कम जो होता है कम से कम वो आपका कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है? बड़ा खतरनाक होता है। तो एग्जैक्टली उससे बहुत क्या क्या नुकसान होते हैं, उनका इफेक्ट कैसे क्या होता है, वो सब तो आपके कोर्स में नहीं है। लेकिन हाँ, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि वी शुड स्टे अवे फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स एज वेल एज बेसिस बिकॉज दे आर कोरोसिव इन नेचर। मेटल हो या आपका लकड़ी, नेचुरल जितनी भी चीजें हैं, किसी पर भी गिरेगा तो उसको बहुत बुरी तरह से जला देगा, खराब कर देगा। स्किन पे गिरेगा, कुछ भी करेगा तो बहुत अंदर तक जला देगा, ज्यादा गिरेगा तो हड्डी तक गला के निकल जाएगा, क्योंकि एसिड में कोरोसिव प्रॉपर्टीज होती है। तो ये सब तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है, जनरल है। अब कॉन्सेंट्रेटेड से जब आप डाइल्यूट बनाते हैं, ये सब जनरल टॉपिक है, इसमें मेरे को लिखने की कोई जरूरत नहीं है।
डिस्कशन के टॉपिक है, थ्योरी के टॉपिक है, बुक में लिखे हुए हैं, रीडिंग करिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या होता है कि डाइल्यूट जो बनता है वो कॉन्सेंट्रेटेड से ही बनेगा। भाई आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन पहले होगा जो आपने बनाया होगा, जैसे पानी, थोड़े से पानी में मैक्सिमम पॉसिबल एसिड की गैस HCl घोल के आपने सॉल्यूशन तैयार कर दिया, वो कॉन्सेंट्रेटेड है। अब आपको लैब में डाइल्यूट भी चाहिए, तो आप उसी कॉन्सेंट्रेटेड में पानी मिला के डाइल्यूट करोगे। तो उसके बारे में एक बड़ी खास इंफॉर्मेशन आपकी बुक में दी हुई है, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे अभी भी लैब में जाएं और अगले साल तो पक्का जाएंगे ही जाएंगे। तो आप कभी इस तरह की गलती ना करें कि आपके पास में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, अब आपको उसको डाइल्यूट करना है, तो आपको पता है कि साहब इसमें पानी ज्यादा होगा तो ये डाइल्यूट हो जाएगा। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अगर हम घर में ऐसा कुछ कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ग्लास में पहले शरबत लें, शरबत का भी कॉन्सेंट्रेट आता है, देखा आपने? 1 चम्मच कॉन्सेंट्रेटेड शरबत का सॉल्यूशन 1 गिलास पानी में मिलाने से वो पूरा बढ़िया हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। वो सॉल्यूशन होता है जो मार्केट में बॉटल में आता है। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ग्लास में पानी भर लें, फिर 1 चम्मच शरबत घुमा लें, या पहले 1 चम्मच शरबत डाल दें, ऊपर से पानी डाल के घुमा लें, एक ही बात है ना साहब, इसमें क्या है। लेकिन देखिए एसिड और वाटर में ऐसा नहीं है। तो ये स्पेशल वार्निंग आपको किताब में बड़े ढंग से समझाई हुई है कि देखिए, नेवर ट्राई टू मिक्स वाटर इन द बीकर ऑफ द एसिड। एसिड में पानी मत डालिए। आप कहेंगे क्यों साहब? देखिए, एसिड और पानी का जो मिक्सिंग है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है। हर किताब में, आप किसी भी किताब में पढ़ेंगे तो उसमें ये वार्निंग अलग से दी जाती है कि आप ये काम कभी ना करें। आपने एसिड ले रखा है कॉन्सेंट्रेटेड, अब मान लीजिए आपने ले रखा है इतना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले रखा है और आपको वो इतने सारे पानी में मिलाना है। अब आपको कुछ ध्यान है नहीं, आपने लिया कॉन्सेंट्रेटेड, पानी का बर्तन उसमें डाल दिया, तो इतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी, होती है, अलग से नहीं होगी, होती ही है। और जब वो एकदम से हीट रिलीज होगी तो वेपोराइजेशन होगा पानी का और एनर्जी रिलीज होगी, एक्सप्लोजन वाली स्थिति आ जाएगी, बॉइलिंग हो जाएगी एसिड के अंदर, वो उछल के बाहर गिरेगा, आपकी आंखों में, आपके हाथ में, कपड़ों पे, जहां गिरेगा उसको तबाह कर देगा, नुकसान करेगा, तो एक्सीडेंट हो जाता है बहुत बार। तो साहब डाइल्यूट बनाएं कैसे? तो उसका तरीका ये है कि आपको जितना पानी चाहिए उतना पानी आप ले लीजिए और जितना एसिड उसमें मिलाना है ले लीजिए। और अब आप क्या करें कि एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप, आप देखिएगा लैब में टेक्नीशियन कैसे बनाता है, आपको समझ में आ जाएगा। वो क्या करता है, एक आदमी रखना पड़ेगा बटन दबाने के लिए, आ सकूं, और वो बैठा बैठा बटन दबाता है। खैर, तो आप पानी ले लीजिए। अब आप पानी के अंदर जितना भी एसिड मिलाना है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं बच्चों। तो आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे तो क्या होगा कि वो जो हीट रिलीज होगी वो तो तब भी होगी, लेकिन क्योंकि एसिड बहुत कम है और पानी बहुत ज्यादा है तो वो जो थोड़ी बहुत हीट रिलीज होगी वो एक्सप्लोसिव रूप नहीं लेती है। और जो लैब का टेक्नीशियन होता है ना आपका, उसको देखना, वो ग्लास की रॉड लेके बैठा रहता है। ग्लास की रॉड पर एसिड का असर नहीं होता, कोरोसिव, मतलब वो करोड नहीं होती है एसिड से। वो स्पेशल, आप देखेंगे स्पेशल मटेरियल के आते हैं, कांच की बोतलें तो होती है जिनमें एसिड भरा होता है, मेटल में थोड़ा ना भर के रखेंगे तो खराब कर देगा, तबाह कर देगा। तो उसको हिलाता रहता है, तो वो क्या करता है, हीट लिबरेट हो जाती है, जो थोड़ी सी भी होती है वो गायब हो जाती है, पता ही नहीं लगता कहाँ गई। तो धीरे 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 एसिड मिलाते जाता है और धीरे 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 उसको स्टिर करता रहता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाते रहता है, स्टिर करता रहता है, और रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो भी उसको डाइल्यूट के लिए इतना परसेंटेज मिलाना है वो उसको तैयार कर देता है। तो ये जनरल जानकारी आपकी किताब में है, इनको एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा कि ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए कि एसिड में पानी नहीं मिलाए, हमेशा पानी में एसिड मिलाए, ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाए और उसको स्टिर करते रहें, धीरे धीरे स्टिर करते रहें। खुद तो मत करिए जब तक सीखे नहीं किसी लैब टेक्नीशियन से। और इस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन करने से क्या होता है, जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि अगर आपके कुछ आप ड्रिंक पी रहे हैं जिसमें आपने कुछ नमक डाला है या चीनी डाली है, अगर उसमें नमक या चीनी ज्यादा हो गई है तो आप जब उसमें पानी मिलाते हैं
अनकॉन्शियसली आपको पता है डाइल्यूशन नहीं पता, कुछ नहीं पता, मान लो कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता, पर यूनिट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग, ये सब आपको समझ में नहीं आता, तो भी आपको पता है, मम्मी को भी पता है, दादी माँ को भी पता है कि पानी मिला दो ठीक हो जाएगा। तो देखिए क्यों, नमक तो कम नहीं होता ना, नमक तो कम नहीं होता। मान लीजिए हाफ ग्लास ऑफ वाटर में आपने नमक घोल रखा है, किसी भी कारण से हल्का सा नमक कुछ घोल रखा है, पिया, बहुत ज्यादा है, अब आप नमक तो निकाल नहीं सकते और आप नमक कम भी नहीं कर सकते किसी भी तरह से, तो आप उसको तो कम नहीं कर सकते, आप क्या करते हो, पानी डालते हो। अब पानी डालने से क्या होता है, नमक थोड़ा ना कम हो जाता है। आपने आधा ग्लास के अंदर मान लीजिए आधा चम्मच नमक घोला था, अब आपने पानी का पूरा ग्लास भर दिया, तो भी उसमें नमक तो आधा चम्मच ही है या नहीं है, तो फिर कम क्या हुआ बताइए आप। इस बात का जवाब कौन देगा कि कम क्या हुआ, आप बताइए, बताइए, रेज योर हैंड्स, कम क्या हुआ, नमक का टेस्ट क्यों कम हो गया, व्हाट डिक्रीज्ड when we added water, then what decreased? हाँ बोलो प्रद्युमन। कॉन्सेंट्रेशन कह लो, डेंसिटी कह लो, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज्ड, द कॉन्सेंट्रेट, हाथ नीचे कर लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट पर यूनिट वॉल्यूम। अब पर यूनिट वॉल्यूम, फिर साइंस आ गई, कईयों के पहले होश उड़ गया, क्या है सर, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन, कौन सा पर यूनिट वॉल्यूम, अपने समझ में नहीं आता। अरे भाई कॉन्सेंट्रेशन को तो समझाना ही बड़ा मुश्किल काम है यार। कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का डिक्रीज हो गया, पहले जब आधा ग्लास था पानी और उसमें आधा चम्मच नमक था, तो इमेजिन करो कि आपने एक स्पून निकाली उसमें से, उस स्पून के अंदर नमक के कुछ ना कुछ पार्टिकल्स आए होंगे। अब आप बताइए, जब उसमें आपने पानी मिला के उसको पतला कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, अब आप वापस से वही चम्मच, अब आप कहेंगे सर वही चम्मच क्यों, अरे वही चम्मच या उसी साइज की दूसरी चम्मच, बेवकूफ थोड़ा ना हो कि पहले तो एक चम्मच में नमक के मॉलिक्यूल नापे थे और फिर एक कटोरी में नापोगे, नहीं ना। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब ये होता है, द यूनिट शुड बी सेम। यहां पर यूनिट क्या है मेरी, आप कहोगे सर आपकी क्या यूनिट है, एक चम्मच, एक चम्मच, वन स्पून जब आधे ग्लास में से निकाला था तो उसमें नमक के पार्टिकल आए होंगे 100, और जब उसको डाइल्यूट कर दिया, पूरे को ग्लास को पानी से भर दिया, तो जब निकालूंगा तो नमक के पार्टिकल आएंगे 50-60, और उठा के लेके एक बाल्टी पानी डाल दिया उसके अंदर, अभी भी नमक तो आधा चम्मच ही पड़ा हुआ है। अब जब उस पूरी बाल्टी में से एक चम्मच निकालोगे तो नमक के कितने मॉलिक्यूल आएंगे, 2-3। ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको मैं स्पून स्पून बोल रहा हूं, उसको आप मैथ्स में सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब में वॉल्यूम नापते हो नहीं नापते हो, बताओ फटाफट। ये सब कैलकुलेशन तुम्हारे कोर्स में नहीं है, मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम्हारी एक डेफिनेशन लिखी हुई है, वो डेफिनेशन में आपको रीड करके बता, जहां पर ये कहानी लिखी हुई है वहां नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, जो बच्चे मुझसे कई बार आगे पूछते हैं सर ये क्या है, सुनो, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। या समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है सर, एसिड या बेस में पानी मिला हो तो उसमें आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। कौन से आयंस, एसिड में H+ का और बेस में OH- का हो जाता है, मान गए। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ये भी सही बात है, साइंस की तो बात है नहीं, घर में भी कहते हैं डाइल्यूट कर दो, शिकंजी ज्यादा वैसी हो रही है मीठी, इसको डाइल्यूट कर दो तो हो गया। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। ये सब तो हो गया। अब इसमें जो मैंने बीच में बोला था कि इट रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, अब मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस किस में। जब तक आप कोई यूनिट नहीं लेंगे कि सर मैं एक चम्मच में नापूंगा, सर में एक वो दवाई का ढक्कन होता है जिसमें आपके, वो तो सब जानते हो, दवाई आती है तो उसके साथ में ढक्कन आता है, 5 ml 10 ml का आता है, उसमें दवाई डाल के पीते हैं, 1 मिनट मुकुल पीते नहीं पीते, तो कि सर मैं ये 5 ml निकालूंगा आधे ग्लास में से, तो आप यूनिट क्या ले रहे हो उसकी, ml भी वॉल्यूम की यूनिट होती है, याद करो। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब यही हुआ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब बड़ा होता है, बट 1 सेंटीमीटर क्यूब का कुछ भी ले लो आप यूनिट, 1 ml ले लो, एक कुछ लिक्विड में ml लेते हैं, 1 ml अगर आप लेते हो तो उस समय जो कॉन्सेंट्रेशन आता है वो जब पानी मिला के लोगे तो वो कॉन्सेंट्रेशन कम आएगा। अब आ गया क्या समझ में बेटा, मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकता एक वर्ड।
अगर आप 1 ml निकालोगे तो उसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल आएंगे क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है। अब आपने पानी मिला दिया तो पानी ढेर हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गए क्या, फैल गए चारों ओर। अब जब आप 1 ml निकालोगे, पी के देख लो यार, एसिड नहीं, नमक का पानी, पता लग जाएगा आपको। अभी कर लेना घर पे, आधे ग्लास में नमक मिल, उतना भी 1 चम्मच आधा चम्मच, फिर 1 ml वो बच्चों का ढक्कन आता है, आपका ढक्कन 5 ml का, वो निकाल के पी लेना, कड़वा लगेगा। फिर उसमें 2 गिलास पानी डाल देना, फिर वही 5 ml ही पीना, तो कम लगेगा, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि एक 5 ml के अंदर, मैं 5 ml बोल रहा हूँ, 1 ml मान लो, 1 ml के अंदर पहले नमक का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, अब हो गया कम। इस तरह मैं नहीं समझा सकता। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बोलो। सर जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेस होते हैं वो बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ना सर, डाइल्यूट एसिड और हाँ वापस बोलना, क्या कॉन्सेंट्रेटेड बेटर कंडक्टर होते हैं? हाँ सर डाइल्यूट, सर डाइल्यूट के कंपैरिजन में तो बेटर होते हैं ना कॉन्सेंट्रेटेड सर, क्योंकि सर हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट उसमें ज्यादा होता है। वो तो देख, वो तो डाइल्यूट में भी होते हैं, उसमें ऐसा तो कुछ नहीं होता कि उसमें आयंस ज्यादा है तो वो कोई बल्ब ज्यादा तेज जलने लग जाएगा। ये बेटर कंडक्टर का मतलब क्या हुआ भाई? डाइल्यूट में भी आयंस तो होते ही हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है? फ्री चार्ज चाहिए होता है मूवमेंट के लिए, तो वो डाइल्यूट में भी होता है, कॉन्सेंट्रेटेड में भी होता है। तो वो जो तू चीज क्या कह रहा है वो मैं नहीं समझ पा रहा कि भाई उसमें बेटर सर होता मेटल्स और नॉन मेटल्स में सर मेटल्स बेटर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स इतना कंडक्ट नहीं कर पाते, है। हाँ बहुत कम ठीक नॉन मेटल्स कंडक्ट करते हैं सर। वैसे ही है, सर होते बेटा नॉन मेटल्स तो पुअर कंडक्टर्स नहीं, नॉन मेटल्स इंसुलेटर होते हैं। तो मतलब बेटर कंडक्टर क्या, मैं वही तो कह रहा हूँ। सर कॉन्सेंट्रेटेड ये एसिड और डाइल्यूट एसिड दोनों सेम, लगभग सेम ही कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो बेटा यार देख, मैं तेरी बात पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हूँ। अब तू बता, इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टिविटी के अपन किन फैक्टर्स के ऊपर जाएं? अपन पहले पढ़ चुके हैं, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। अब यार लिक्विड में मैं कौन से पैरामीटर्स को सामने रख के तेरे को कुछ जवाब दूं? मैं तेरे को ऐसा तो कोई जवाब दे ही नहीं सकता कि यार वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ज्यादा का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी? वो तो तूने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है, मेरी बात सुन, तो वो जितनी रेजिस्टेंस उसमें होगी उसकी ये इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई चालू हो गई अपनी। तूने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है, समझना मेरी बात, कॉन्सेंट्रेटेड में भी लगाई है, डाइल्यूट में भी लगाई है। तो अब यार वो उसमें तो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो करेंगे। अब वो बेटर कंडक्टर का मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं किस रेस्पेक्ट में जवाब दूं तेरे को? ठीक है मुकुल, यस सर। मुझसे और पूछते ना, तेरा डाउट क्या है अच्छी तरह से मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, सो अभी एक बार जो अपना टॉपिक था उस पर वापस चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, जो थ्योरी है वो आप अपने आप पढ़ लेंगे, मैंने जो समझा दी है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट एक और थ्योरी का टॉपिक आपके कोर्स में है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, मैं आपको इसके भी नोट्स बना के भेज दूंगा। पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या है देखिए, अपन कहते हैं स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ये तो दो वर्ड्स हो गए। या जैसे मैंने कहा कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट है। आपको पता है कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट तो दो वर्ड्स हैं खाली, ज्यादा कम और कम और कम, डाइल्यूट वेरी डाइल्यूट, इनकी भी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये तो अंग्रेजी में बोलते हैं। तो हर चीज की स्केल होती है। जैसे अपन नॉर्मल भी बोलते हैं हैवी और लाइट। अब हैवी और लाइट की क्या डेफिनेशन है आप बताइए मेरे को। आप गुड और बैड की क्या डेफिनेशन है? हैवी और लाइट की क्या है? लॉन्ग और शॉर्ट की क्या है? कुछ भी नहीं, ये तो कंपैरिजन होते हैं। दुनिया में एक ही चीज हैवी भी हो सकती है और एक ही चीज लाइट भी हो सकती है, वही सेम चीज। आप कहेंगे सर क्या बातें करते हो आप? अरे यार ये तो कंपैरेटिव वर्ड्स हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में यूज करते हैं। 5 किलो और 1 किलो का बाट रखा है तो 5 किलो का हैवी कहलाएगा और 1 किलो का लाइट कहलाएगा। और 20 किलो और 5 किलो का रखा है तो वही 5 किलो का पहले हैवी कहला रहा था, अब वो लाइट कहलाएगा और 20 किलो का हैवी कहलाएगा। तो एक कंपैरेटिव वर्ड्स होते हैं, स्केल होती है, 20 किलो 20 किलो है, 5 किलो 5 किलो है। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, तो स्ट्रॉन्ग और वीक तो दो वर्ड्स है। स्ट्रॉन्ग को हम कैसे नापें? क्योंकि स्ट्रॉन्ग में मान लो हमने 4 एसिड का नाम लिया कि ये 4 स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो क्या वो बराबर होते हैं? नहीं भाई, अलग अलग होते हैं। वीक थोड़ा सा बीच में, मॉडरेट बेस में,
तो अब हाइट वेट ना तो बहुत आसान काम है, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को कैसे नापें? अब हर चीज नापने के लिए कोई ना कोई स्केल चाहिए होती है। स्केल का मतलब या तो मीटर की स्केल या वेइंग स्केल, वेट करने के लिए वेइंग स्केल होती है। हम तो खाली एक वो प्लास्टिक की स्केल को स्केल बोलते हैं, वो स्केल नहीं होती है। वो स्केल सिर्फ लेंथ की होती है। जो मशीन पर बोझ रख के नापते हैं वो वे करने की स्केल होती है। स्केल का मतलब होता है नापने का औजार या नापने की मशीन। हम जनरल वर्ड में बस उस प्लास्टिक की स्केल को स्केल बोलते हैं, बाकी हम कहते हैं और कौन सी स्केल? अरे भूकंप को रिक्टर स्केल पर नापते हैं तो उसकी कोई प्लास्टिक स्केल थोड़ा आती है नापना जरा भूकंप कितना है। समझे नहीं समझे? स्केल होती है नापने की, क्या स्केल है। तो ऐसे ही एसिड और बेस की बड़ी टिपिकल, पहले समझ में नहीं आता था लोगों को कैसे नापे। तो एसिड और बेस को नापने की स्केल होती है पीएच स्केल। अब पीएच स्केल पहले देखिए, फिर से देखिए, कोई कंफ्यूजन ना हो पहले से आपको बता देता हूं, आपके कोर्स में पीएच का कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि 10th क्लास का बच्चा पीएच के कैलकुलेशन को सपने में भी नहीं समझ सकता है, बिकॉज उसको कैलकुलेट करने में जिस मैथ्स की ब्रांच का इस्तेमाल होता है वो ब्रांच ही 11th क्लास में इंट्रोड्यूस हुई। देखिए जैसे इस साल ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस हुई है ना, पहले तो नहीं जानते थे। अब ऐसे ही मैथ्स की एक और ब्रांच होती है जिससे कुछ बच्चे जो ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करते हैं या मैथ्स बहुत ही आगे तक की पढ़ते हैं, वो लोग लॉगरिथम्स और एंटी लॉगरिथम्स के नाम से वाकिफ हो सकते हैं। बाकी लोग तो कि सर ये कौन सी नई बीमारी का नाम ले लिया आपने, अभी से हार्ट बीट बढ़ गई। तो एक ब्रांच और होती है मैथ्स के अंदर जो आप अगले साल पढ़ेंगे, लॉगरिथम्स, शॉर्ट में बोलते हैं लॉग्स, और एंटी लॉग्स, लॉगरिथम और एंटी। तो पीएच जो है वो लॉगरिथम्स की हेल्प से निकाली जाती है। तो उसका जो फॉर्मूला है उसमें लॉग है, तो वो अब आपने पढ़े नहीं है तो आपसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता, आपके कोर्स में भी नहीं है। तो आपके कोर्स में सिर्फ ये है कि पीएच स्केल क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है, और उसमें हम एसिड्स और बेसिस को कैसे देखते हैं। कैलकुलेट आप नहीं कर सकते। तो आपकी बुक में उसका डायग्राम बना हुआ है, उसको मैं और बेटर तरीके से आपको नोट्स में कोशिश करूंगा समझाने की। बेसिकली क्या होता है देखिए, पीएच स्केल एक स्केल होती है 0 से 14 तक की। अब आई होप कि आप इमेजिन के अंदर वो प्लास्टिक की स्केल इमेजिन नहीं कर रहे होंगे, नंबर्स होते हैं 0 से 14 तक के, बस ऐसे समझ लीजिए। और सेंटर में आ गया 7th। तो एसिड्स जो हैं उनका पीएच 7 से कम होता है, यानी कि 0 की साइड होता है। ये सब आपको याद करना है। अब कैलकुलेशन है नहीं तो इससे ज्यादा और कुछ कर भी नहीं सकते, कोर्स में भी आपकी यही है किताब। बेसिकली ये होते हैं एसिड्स 7 से नीचे, और बेस का पीएच 7 के ऊपर होता है, 7 से लेके 14 के बीच में। पीएच अगर किसी चीज का 7 है तो उनको हम कहते हैं न्यूट्रल। अभी मैं पूरी बातें समझा रहा हूं क्योंकि किताब में पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, तसल्ली से सुनिए। देखिए एसिड्स का पीएच 7 से कम होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बात किताब में नहीं मिलेगी आपको। बच्चे क्या समझते हैं कि एसिड्स का पीएच 7 से कम होता है, 0 से 7 के बीच में होता है। अब बच्चे इसका उल्टा मतलब निकाल लेते हैं कि अच्छा सर जिसका मतलब जिसका पीएच 0 से 7 होता है वो एसिड्स होते हैं। अब देखिए ये बात गलत होगी, ये बात गलत होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जीवन में हमेशा दोनों चीजें ऐसे नहीं होती है कि एसिड्स का पीएच 0 से 7 के बीच में होता है। अब ये बात तो सत्य है कि एसिड्स का पीएच 0 से 7 के बीच में होता है, लेकिन आप ये कहने लग जाओ पब्लिक में जाके कि जिनका पीएच 0 से 7 के बीच में होता है सर ने बताया था वो एसिड होते हैं। नहीं बताया था सर, समझ गए क्या? अगर किसी चीज का पीएच 7 से नीचे है तो आप ये नहीं बोलेंगे कि ये एसिड है, नहीं, वो
एसिडिक हो सकता है। अब एसिड और एसिडिक में क्या फर्क है? देखिए एसिड तो वो होता है जो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं कल से। अब ये सारी चीजें आपको किताब में कभी नहीं मिलेंगी, आप जूझते रहेंगे, 11वीं में केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आपका दिमाग खराब है। तो वो अभी से क्लियर कर रहा हूं। एसिड तो वो होता है जो हमने आपको कल बता दिया, H+ रिलीज करे एसिड, भले ही कम करे ज्यादा करे, कम करे तो वीक, ज्यादा करे तो स्ट्रॉन्ग। अब कुछ चीजें एसिड नहीं होती हैं मगर एसिडिक होती है। एसिडिक का मतलब, अरे भाई जो एसिड जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है उसको आप एसिड थोड़ा ना बोलोगे, वो एसिडिक होता है। एसिड जैसी प्रॉपर्टी शो करने वाला, जैसे अब भाई एसिड का पीएच इससे नीचे होता है तो कई चीजें होती हैं उनका पीएच इससे नीचे होता है। और एसिड की अभी एक खास प्रॉपर्टी है एसिड और बेस की, जो आप में से काफी लोग जानते भी होंगे, अभी हम रिएक्शंस में पढ़ेंगे कि एसिड और बेस एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। ये तो बिना पढ़े सबको पता होगा, नहीं पढ़ा तो आप समझ लो। एसिड और बेस एक दूसरे के एंटी होते हैं। एसिड और बेस एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। एसिड को बेस में मिलाओ तो ना एसिड जिंदा बचता है ना बेस जिंदा बचता है, सॉल्ट बन जाता है। एसिड और बेस एक दूसरे को, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, न्यूट्रलाइज, खत्म, सॉल्ट बन गया, पानी बन गया, मजे का। एसिड में आपको पता है H होता है, बेस में आपको पता है OH होता है, तो H और OH निकल के पानी बना देता है। इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, अभी आएगा इसका नंबर। तो ये भी एसिड की प्रॉपर्टी होती है, बेस की भी प्रॉपर्टी होती है। एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो बेस को खत्म कर देता है, बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है वो एसिड को खत्म कर देता है। अब भाई कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं कि जो एसिड तो नहीं है, जिनमें H+ तो रिलीज करने की क्षमता नहीं है, बट फिर भी वो एसिड जैसा बिहेव कर रही है। उनको किसी बेस के साथ रिएक्ट करा दो तो वो बेस को खत्म करके सॉल्ट और पानी बनाएगी। तो जो बेस को खत्म कर दे वो लोग कहते हैं एसिड, नहीं एसिडिक। एसिड भी हो सकता है, एसिड तो करता ही है, बट आप एसिड नहीं कह सकते उसको, एसिडिक, एसिडिक चीज। तो पूरी कहानी ये है, अब सुनिए। 7 से नीचे जिनका पीएच होगा वो एसिडिक होंगे। अब आगे क्या समझ में आपको, एसिड तो होंगे ही होंगे, मगर और बाकी की ऐसी चीजें हैं जो एसिड नहीं है, मगर जिनका पीएच 7 के नीचे जा रहा है, दे आर नोन टू बी एसिडिक। और सेम चीज यहां पर है। अब भाई 7 से 14 के बीच में बेस का तो होगा ही होगा, लेकिन किसी का 9-10 आ गया तो आप ये नहीं बोलेंगे कि वो बेस है। किसी का आ गया 7 से ऊपर तो आप बोलेंगे वो बेसिक है। समझे या नहीं समझे? इट हैज बेसिक प्रॉपर्टीज, या इट इज बेसिक बोलेंगे तो भी काम चल जाएगा। और फिर से वही बात, आपको जैसे कल मैंने कहा था कि स्ट्रॉन्ग कौन है वीक कौन है, ये आपको सिर्फ याद ही करना है। ऐसे ही कौन सी चीजें एसिडिक होती है और कौन सी चीजें बेसिक होती है, ये समय के साथ धीरे धीरे आता जाएगा। आप ऐसा, जैसे हमारी आदत होती है ना हर चीज पढ़ने वाले बच्चों की, साहब मतलब हर चीज हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। आप नहीं पता लगा सकते, आपको तो बताएंगे कि हाँ ये चीज है X है, इसका पीएच आप निकालेंगे, देख के नहीं बता सकते आप। जब तक आप उसका पीएच नहीं निकालेंगे तब तक कोई तरीका नहीं है बताने का कि वो एसिडिक है या बेसिक, अदर देन कि आपको पहले से पता हो। जैसे अगर किसी ने मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ा है, अगर पढ़ा है, यस बिल्कुल करेक्ट, मेटल ऑक्साइड मैंने भी पढ़ा है, मेटल की ऑक्साइड्स बनती है, बाद में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। मुझे पता है 40 में से 35 के तो ऊपर से जाएगा, एग्जांपल देना। मेटल ऑक्साइड्स है, तो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, एक मिनट, स्क्रीन ब्लर आ रही है मुकुल को, बाकी बच्चों को भी आ रही है क्या? नो सर। नहीं सर, सही आ रही है। नो सर, सही आ रही है। थैंक यू इतना भारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुकुल बेटा वही क्लास से गेट आउट एंड गेट इन वाला फटाफट कर ले, जल्दी कर। तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जैसे मुझे अभी चैट में वो 1-2 बच्चों ने छोटे-छोटे वर्ड लिख के ब्लिंक कर दिए, तो वो लोग वो हैं जो पढ़ चुके हैं पहले से, ठीक है? तो वो समझ सकते हैं, आप लोग भी समझ जाइए एसिडिक एंड बेसिक, ठीक है बच्चों? ज्यादा नहीं घसीटेंगे क्योंकि कुछ भी नहीं है आपकी किताब में और कुछ आएगा भी नहीं, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ चीजों को। अब जिसका पीएच न्यूट्रल, पीएच 7 है,
परफेक्ट 7 वो न्यूट्रल। जैसे कि आपका नॉर्मल पानी डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसमें क्या होता है, H और OH के आयंस बराबर होते हैं, पानी में बराबर ही होंगे, अलग अलग थोड़ा ना होंगे। तो नॉर्मल पानी का जो pH होगा ना, वो आपका 7 आएगा। आप कहेंगे नहीं नहीं सर, मैंने तो स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया था, उसका pH है ना 7.3 आया। अच्छा भाई, क्या किया था? कि सर क्या है, पीने का पानी नहीं पीने का पानी भरा मैंने टैप वाटर में से और ले जाके कर लिया चेक। तो भाई टैप वाटर के अंदर तो सॉल्ट्स होते हैं यार, समझे या नहीं समझे? टैप वाटर में और भी कई चीजें होती हैं। आपको मैंने पहले ही बोल दिया नॉर्मल सिंपल पानी। आप कहोगे सर हाँ सिंपल पानी लिया था घर का, अबे सब सॉल्ट मिला हुआ होता है पानी, डिस्टिल्ड वाटर। खैर इस पर भी नहीं जाते अपन, क्योंकि ये भी है कहीं आपके अलग से तो दिया हुआ है नहीं। तो इन शॉर्ट पीएच किसी का 7 है, ऐसे पढ़िए, पीएच अगर किसी का 7 है तो वो न्यूट्रल है, इट इज नाइदर बेसिक नॉर एसिडिक। अगर किसी का पीएच 7 से नीचे आ रहा है तो वो एसिडिक है, 7 से ऊपर आ रहा है तो वो बेसिक है। याद कर लीजिएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं आपके कोर्स में। ये और चीज, एक और चीज समझ लीजिए कि एसिड में अब कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा, किसकी पीएच ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग कौन है। तो वो यहाँ से एसिड के मामले में तो यहाँ चेक करते हैं। ऐसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ये स्ट्रेंथ इधर चेक होती है और इसमें स्ट्रेंथ इधर चेक होती है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर किसी का ये देखिए 9 है और 12, आपके सामने दो बेस हैं, बेस, अब मैं बेसिक नहीं बोल रहा हूँ, बेस है, दो बेस हैं 9 और 12। तो ये आपसे 1-1 मार्क्स में पूछा जाएगा कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं ऐसे निशान लगाता हूँ, तो 9 और 12 में 12 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग, समझ गए। लेकिन एसिड के मामले में 1 और मान लीजिए 3 है, दो एसिड्स हैं आपके पास में, जिसमें एक का pH 1 है और एक का 3 है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, नंबर पे डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि बेस में तो बड़ा नंबर वाला बड़ा हो जाता है, लेकिन एसिड के अंदर छोटे नंबर वाला, मतलब जिसका pH 0 होगा ना, वो सबसे खतरनाक होगा। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक फीचर वाली जो चीज होगी वो कौन सी होगी? 0। और सबसे ज्यादा कौन सी होगी? बेसिक, वो होगी 14। ये चीज। अब एक चीज और है पीएच के अंदर, जो आपकी डायग्राम अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो वो आपके कोर्स में अलग से लिखी भी तो नहीं है, बट मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप इसमें देखेंगे कि इसमें एक चीज और लिखी हुई है यहाँ पर, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजिंग, एंड इधर लिखा हुआ है H+ ही लिखा हुआ है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजिंग। तो ये 10th क्लास के अंदर बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है समझना, क्योंकि बच्चों को लगता है देख के ये कि ये क्या हो रहा है, H+ इंक्रीजिंग, ये तो किसी को दिक्कत नहीं आती समझने में। अभी मैंने बता भी दिया आपको, ये तो सिंपल है ना कि एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग इधर, तो मतलब H+ इंक्रीज हो रहा है, तो इधर वाले में H+ सबसे ज्यादा होगा। एसिड में H+ होता है ना यार, अब समझो ना, आप कल की चीजें सारी कनेक्ट कर दो ना। एसिड में क्या होता है? H+ आयन रिलीज होते हैं, तो जिसमें ज्यादा रिलीज होते हैं तो यहाँ पर H+ इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए एसिड की स्ट्रेंथ भी यहाँ इंक्रीज होती है। ये बात तो सबको समझ में आ जाती है। इस पर बच्चे अटक जाते हैं कि सर ये क्या है, H+ डिक्रीज हो रहा है, बेस की साइड के अंदर आपने ये H+ क्यों लिखा है? बेस की साइड में आपने ये क्यों नहीं लिखा कि OH- इंक्रीज हो रहा है? भाई या तो H+ इंक्रीज हो रहा है मतलब एसिड हेवी हो रहा है, यहाँ पर OH- इंक्रीज हो रहा है मतलब बेस हेवी हो रहे हैं, यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहे हैं मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पर ये हो रहे हैं मतलब 14 वाला सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। ये लिखना चाहिए आपको कि यहाँ पर H+ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर OH- इंक्रीज हो रहा है। ये क्या लिखा हुआ है? H+ डिक्रीज हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका पूरा सोल्यूशन या पूरी कहानी आएगी अगले साल। हम पढ़ने के लिए छोटी क्लास में, जैसे 10th क्लास में इंट्रोडक्शन हुआ है, तो हम छोटी क्लास में पढ़ने के लिए ऐसे ही पढ़ते हैं कि एसिड में H+ होता है और उसमें OH- होता है। सच्चाई ये है कि बेस आप पढ़ेंगे जब बाद में तो आपको पता लगेगा कि उसमें भी H+ होते हैं, H+ आयन सब में होते हैं। तो हम H+ आयंस के बेसिस के ऊपर ही पढ़ाई करते हैं पूरी। तो बस हम यहाँ पर बेस में OH- आयंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ज्यादा होते हैं और H+ के कम होते हैं।
H प्लस आयंस एसिड्स और बेसिस दोनों में मिलते हैं, समझ गए क्या? नहीं समझे होंगे, क्योंकि उसके लिए आपको फिर वही काफी सारे डिटेल में बहुत सारी चीजें अंदर तक पढ़नी पड़ेंगी जो अभी आपके हैं नहीं। बस इतना समझ लीजिए कि अभी स्टार्टिंग में पढ़ाई के लिए हम ऐसे ही करते हैं कि एसिड्स वो, जैसे कल मैंने खुद नहीं समझाया था कि एसिड्स वो जिनमें H प्लस होता है और बेस वो जिनमें OH माइनस रिलीज होता है। पूरी कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि बेस के अंदर भी बेसिकली H प्लस और OH माइनस दोनों ही होते हैं, बट OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो ज्यादा होता है। तो इधर वाले जो बेस होते हैं उसमें H प्लस थोड़े से ज्यादा होते हैं, फिर कम होते हैं, फिर कम होते हैं, फिर कम होते हैं, फिर कम होते जाते हैं। और एक चीज और है इसके अंदर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें देखिएगा आप, इस स्केल में अब जगह नहीं बची है, उसको देख के भी शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। ऐसे ये बना हुआ और यहाँ पर ये नीला नीला शेड बना हुआ है, यहाँ व्हाइट बना हुआ है, यहाँ लिखा है H प्लस और यहाँ लिखा है OH माइनस। इसको देख के भी आप समझ जाएंगे। देखिए ये H प्लस, देखिए H प्लस इंक्रीज हो रहा है और यहाँ जा रहे हैं तो H प्लस डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ जाते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में H सबसे ज्यादा होते हैं, OH होते ही नहीं है, 0। और फिर H प्लस कम 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 और OH ज्यादा ज्यादा ज्यादा, तो यहाँ आते आते दोनों बराबर हो जाते हैं और यहाँ जाते जाते बेस बन जाता है, यहाँ वाले एसिड रह जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दोनों साइड के अंदर H प्लस की भी प्रेजेंस है। देखिए दोनों साइड के अंदर एसिड में H प्लस ज्यादा है, OH कम है, इसमें H प्लस बहुत कम है और OH माइनस ज्यादा है। इसीलिए आपको 10th क्लास में पढ़ाया जाता है कि इधर H प्लस होता है और इधर OH माइनस होता है, मतलब बेस OH माइनस वाले और ये H प्लस वाले। सच्चाई ये है कि दोनों में दोनों चीजें होती हैं, बट हम H प्लस के हिसाब से पढ़ाई करते हैं। एसिड में H प्लस ज्यादा होते हैं, बेस में OH माइनस ज्यादा होते हैं। इनके कारणों के अंदर अगर आपको जाना हो तो अगले साल साइंस ले लीजिएगा, उसमें किसी ने कुछ मना नहीं किया। ठीक है बच्चों, तो ये एक और टॉपिक था आपके कोर्स का। इसके आप अगले पेज को पलटेंगे अगर घर पे, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर कुछ इस पेज पे और इसके अगले पेज के ऊपर एसिड्स के नाम लिखे हुए हैं। तो बच्चों उसमें आपका टीचर कुछ नहीं कर पाएगा, वो आपको याद ही करना है। कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे आप ये जनरल नॉलेज के लिए याद करिएगा क्योंकि ये एक एक मार्क्स में पूछी जाती हैं। ये देखिए, सॉरी और ये वाली टेबल को एक बार देख लेना, ये तो भरने वाली है, इसका तो कुछ बाद में करेंगे। और एक ये वाली टेबल को आप देख लें, क्योंकि इसमें क्या है बच्चों, याद करने का है। जैसे एक तो ये pH वाली टेबल जो स्केल की है, ये देख लेना। इसमें जनरल कुछ चीजों के आपको pH दिए हुए हैं, जैसे गैस्ट्रिक जूस आप बायोलॉजी में पढ़ चुके हो, वो एसिडिक साइड होता है, याद करिएगा। पता ही है आप लोगों को, गैस्ट्रिक जूस में तो HCl भी होता है। लेमन जूस भी, लेमन जूस में ऑब्वियसली एसिड होता है। प्योर ब्लड जो है वो आपका 7, प्योर वाटर तो 7 में आता है, ब्लड का 7.4 बेसिक साइड होता है थोड़ा सा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मेरे ख्याल से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है, मैं और चेक करके बता दूंगा, या कुछ और होता है, मैं चेक करके बता दूंगा आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन स्ट्रॉन्गेस्ट 14, तो ये आप याद कर लीजिएगा। और उसके अलावा पीछे वाली जो टेबल है, या अब रट्टा चालू हो गया है बेसिकली, अगली के ऊपर आपको जो नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, हाँ ठीक है, मैग्नीशिया अगर नहीं चली मिली, ठीक है, थैंक। हाँ ठीक है, दो जनों ने बता दिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नीचे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख लीजिएगा, कॉमन नेम होता है, ठीक है। फिर यहाँ दिया हुआ है सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स। तो नेचुरली अकरिंग एसिड्स को ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, और जो हम बनाते हैं उनको हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। ये आपकी बुक में शायद अलग से नहीं है, मैं आपको नोट्स में लिख के भेज दूंगा। तो विनेगर में एसिडिक होता है, ऑरेंज में सिट्रिक होता है, टैमरिंड में टार्टरिक होता है। ये मैंने मेरी जिंदगी में खुद भी कभी याद नहीं करे, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे एक एक नंबर के अंदर पूछे जाएंगे कि किस में कौन सा होता है, तो ये आपके याद करने के लिए। बच्चों मैं जरा 2-1 सेकंड रुक रहा हूँ, गला सूख गया मेरा, पानी पी रहा हूँ, फिर मैं आपको कुछ थ्योरी के ही टॉपिक्स जो हैं वो और करा। अब ये थ्योरी चल रही है, इसके बाद में फिर से रिएक्शन का नंबर आएगा, तो फिर से समझने की बातें चालू हो जाएंगी। अभी थ्योरी के टॉपिक हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको मैं आपको थोड़ा बहुत अभी एक्सप्लेन कर दूँ।
तो काफी देर है, खत्म कर लेते हैं फटाफट। अब देखो आप कहो तो थ्योरी का टॉपिक फटाफट निपटा देता हूँ, क्योंकि आप खुद भी रीड कर सकते हो, याद कर सकते हो, टाइम बचेगा थोड़ा सा, ठीक है। हाँ बोल हर्ष। सर जो न्यूट्रल पे आते हैं 7th पे, तो सर उन सबको अपन सॉल्ट बोल सकते हैं? गलत बात, वही उल्टी बात कर दी ना, देख जो मैंने मना किया था। जब आप 0 से 7 वालों को एसिड नहीं बोल सकते, ये गलत बात हो जाती है। अब आप कह रहे हो जो न्यूट्रल है वो सॉल्ट है, बच्चों की नहीं भाई। अब पानी न्यूट्रल है तो पानी को सॉल्ट बोले, नहीं बोले नो सर। सॉल्ट, परफेक्ट सॉल्ट। अब आप कहोगे अच्छा सर फिर सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं कि, ये बात भी गलत। सॉल्ट न्यूट्रल भी होते हैं, एसिडिक सॉल्ट भी होते हैं, बेसिक सॉल्ट भी होते हैं, ठीक है। आ जाएगा, अभी बताओ। ओके सर। तो अब कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, टाइम पास, नो साइंस, जनरल। आपके कोर्स में एक टॉपिक दिया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, क्योंकि पीएच कैलकुलेट करना तो नहीं सिखा पाए, तो उसका हमारी कई सारे चैप्टर्स में ऐसे टॉपिक्स हैं कि ये हमारी लाइफ से कैसे जुड़े हुए। तो पीएच का हमारी लाइफ में किसी चीज से कोई लेना देना है क्या? उसके 5 से 6 टॉपिक्स हमारे आसपास के इसमें दिए हुए हैं। बहुत ही लाइट टॉपिक्स हैं, बट इनको लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो इनमें से ही आएंगे। जैसे पहला टॉपिक है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, कि क्या प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ में भी कुछ पीएच का असर पड़ता है, ज्यादा कम होने का क्या ऐसा होता है? तो उसको एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पर जहां पर जो फिगर दिया हुआ है वो प्लीज याद कर लीजिएगा। जैसे एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ अभी। जैसे इसमें आप पढ़ेंगे सबसे पहले, अभी आपने ऊपर देखा ही था कि अपने ब्लड का पीएच 7.4 लिखा हुआ है, तो इसमें सबसे पहला फिगर, हमारी बॉडी का पीएच रेंज 7 to 7.8, मतलब हम बेसिक साइड रहते हैं, ठीक है। डॉक्टर निकाल लेता है अगर हमारा पीएच, आपको पता है पीएच भी पता लगता है हमारी बॉडी में, वो भी इधर होता है, तो डॉक्टर को परेशानी समझ में आती है, फिर उसको नॉर्मल करने के लिए कुछ ना कुछ करता है, वो डॉक्टर से पूछे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच। अब रेन वाटर की बात करते हैं। आपने मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जो लिखा हुआ है। जैसे अब इसमें रेन वाटर की बात हुई है तो एसिड रेन को समझाया। अब एसिड रेन क्या होती है देखिए, नॉर्मली अभी तो बारिश का सीजन चल ही रहा है, अभी 2-3 बारिश ड्यू भी पड़ी, मौसम विभाग का कहना है कि अभी और आएगी, तो आप देख ही रहे हैं अभी तो बारिश चल रही है। एसिड रेन का नाम आप लोगों ने पक्का सुना होगा। देखिए होता क्या है कि पानी में जब रेन वाटर आता है तो रेन वाटर एसिडिक होता है। रेन वाटर हमेशा एसिडिक होता है। आप कहेंगे क्यों सर, हमेशा क्यों होता है एसिडिक? तो देखिए एसिडिक, चलिए आपकी जनरल नॉलेज चेक करते हैं। आप में से कई लोगों को पता ही होगा, बताइए रेन वाटर एसिडिक क्यों होता है, कौन बताएगा? प्रद्युमान बिना पूछे जवाब, ये ऐसे जवाब नहीं देते, गलत बात है। बाकी लोग हाथ खड़े कर रहे हैं तो अपने को उनके साथ शामिल होना चाहिए, गलत बात है। अपने आप प्रिविलेज किसी को नहीं है, मेरे को ही नहीं है। बोल दीवान। सर एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस होते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसके साथ जब रेन वाटर मिक्स करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन जाता है। दो एक वर्ड बोले, बस उनको सही करा देता हूँ। वैसे तो ये अलग ही साइंस, जनरल बात सुन। अरे कोई बात नहीं, अपने कहीं है ही नहीं कोर्स में, मैं तो अपन जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने कहा ना जनरल चेक कर दें। देखिए जो अभी धीमान ने बोला, क्या होता है कि अपने नेचर एटमॉस्फेयर में गैसेस रहती हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले अपन बात क्या कर रहे थे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो स्पेसिफिकली जो कार्बन और सल्फर की गैसेस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती है धीमान, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं घुलती है पानी के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड घुलती है, ठीक है बेटा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी साइंस में मत जाइएगा, जनरल बात कर रहे हैं हम। क्या होता है कि ये जब पानी आता है तो पानी के अंदर क्या होता है, रेन वाटर, ये बारिश का पानी जब गिरता है तो ये अपने सारे जो हैं CO2, SO2, ये एग्जाम्पल्स हैं, जनरल सबसे ज्यादा यही होते हैं, और भी हो सकते हैं। इनको पानी अपने अंदर घोलता हुआ जमीन पर लाता है।
अब पानी में CO2 वैसे तो नहीं घुलती है ज्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत घुलती है, तो इससे क्या होता है, कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3, उसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, जो आप कोल्ड ड्रिंक में भी पीते हो। कोल्ड ड्रिंक के अंदर वो जो टेस्ट होता है टिंच वाला, नॉर्मल पानी में कोला मिला के पी लो, मजा नहीं आएगा, लेकिन कोल्ड ड्रिंक कोला में मजा आएगा। क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स कार्बोनिक एसिड। तो जब आपको घर वाले डराने के लिए कहते हैं कि बेटा गंदी चीज है, एसिड है इसके अंदर, तो आप मजाक कर रहे हैं, एसिड बकवास, एक्चुअल में एसिड होता है, वो मजाक नहीं कर रहे हैं, वो H2CO3 होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, जिसको अपन वीक एसिड बोलते हैं, माइल्ड एसिड। SO2 मिलती है तो H2SO3 बनता है, SO4 नहीं बनता, धीमान, H2SO4 बनता ना तो बारिश आते ही अपन भागते बेटा। H2SO3 बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनता, सल्फ्यूरस एसिड बनता है, सल्फ्यूरस। इनके सबके नाम मैं भेज रहा हूं आप लोगों को, वो भी वीक एसिड होता है H2SO3। इतना सब नहीं है आपकी किताब में, आपकी तो किताब मैं तो आपको बता रहा हूँ, अब एसिड रेन तो पता होनी चाहिए, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड बातें। तो हमारे नॉर्मली पानी में हमेशा आता है घुल के, तो पानी जब आएगा तो उसके अंदर थोड़ा सा कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन योर एटमॉस्फेयर। नाउ ऑब्वियसली इफ यू आर लिविंग इन अ वेरी 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 पॉल्यूटेड सिटी और द पॉल्यूटेड पार्ट ऑफ अ सिटी, और यू आर लिविंग इन एन इंडस्ट्रियल टाउन, इंडस्ट्रियल टाउन होते हैं जो पूरे इंडस्ट्रीज के बेसिस बने होते हैं, तो वहां की हवा में CO2 SO2 बहुत ज्यादा होगी, तो वहां पर पानी में एसिड की मात्रा भी बहुत ज्यादा होगी। और जब हमारे यहाँ भी बारिश होती है तो जो पहली 2 बारिशें आती हैं उसमें भी घर वाले मना करते हैं, तो भी अपन छाड़े बनते हैं, अरे घर वाले कहते हैं मत जा बेटा, पहले दूसरी बारिश थोड़ी सी खराब होती है, वो इसीलिए कहते हैं, उनको भी शायद इतना नहीं पता होता, लेकिन वो बात बिल्कुल सही है कि जब पहली दूसरी बारिश आती है तो उस वक्त क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में पूरा दुनिया भर का पॉल्यूशन पड़ा होता है, वो पहली बारिश में वो आता है धुल के सारा, तो पहला वाटर हमेशा नुकसानदायक होता है, और धीरे धीरे बारिश का सीजन चालू हो जाता है तो वो पोल्यूशन जो है वो आ चुका होता है पानी में, तो नेक्स्ट बारिशों में भी आता तो है बट उसको कंटिन्यू कम हो जाता है। तो जब बताइए पानी में एसिड होगा तो उसका pH हमेशा 7 से नीचे आएगा या नहीं आएगा? आएगा। लेकिन जब पानी इतना ज्यादा एसिडिक हो, जो कि इंडस्ट्रियल टाउन्स में होता है, कि पानी का pH 5.6 से नीचे चले जाए, ये आपको याद करना है। मैं भी कभी याद नहीं करता इससे मुझे क्या मतलब है 5.6 से नीचे, लेकिन ये आपके कोर्स में, दिस इज अ फिगर टू लर्न। 5.6 के नीचे अगर चले जाए तब उसको एसिडिक रेन करार दिया जाता है, मतलब वो फिर बिल्कुल एसिडिक रेन, एसिड रेन कहलाती है, खराब रेन कहलाती है। अब आप कहेंगे उससे क्या होता है सर, तो वो इसमें थोड़ा बहुत और समझाया हुआ है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला नुकसान, पानी जब एसिडिक आ रहा है तो क्या होगा, मकानों पे, सुंदरता की बात करें तो मकान, दीवार, मॉन्यूमेंट, बिल्डिंग्स को खराब करेगा क्योंकि एसिड कोरोसिव होता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ताजमहल के सफेद रंग मार्बल का काला पड़ जाना, क्योंकि ताजमहल के पीछे यमुना रिवर बहती है, यमुना रिवर के आसपास पूरा इंडस्ट्रियल सेटअप है, तो वहां पर ऑब्वियसली हवा में एसिड ज्यादा पानी के अंदर गिरता था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाद में लोग सोचते थे काला कैसे पड़ रहा है, काला, अरे काला कैसे पड़ रहा है, वो पीछे तो इंडस्ट्रीज धुआं उगल रही, तो जब बारिश आएगी तो वो सारा एसिड बन के जब ताजमहल पे गिरेगा। अब बताइए मार्बल क्या होता है, मार्बल होता है लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर तो एसिड पड़ते ही उसका करोजन चालू हो जाता है, तो क्या होगा बताइए, काला पड़ेगा, खराब पड़ेगा। ये भी एक जनरल टॉपिक है, हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब फिर बाद में जब धीरे 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 सारा उसको खत्म किया, इंडस्ट्री वहां से खत्म करा, ये करा वो करा, वो एक अलग कहानी है। तो उसकी सुंदरता की बात करें तो साहब ऐसे खराब करता है एसिडिक रेन। फिर क्या होगा, पानी जमीन में जाके गिरेगा। मिट्टी में आप अगर कुछ उगाते हैं, प्लांट्स, खेती करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मिट्टी का पीएच भी बड़ा बैलेंस होना चाहिए। इसका अगला टॉपिक ही यही है कि सॉइल इन योर बैकयार्ड इज फलाना पीएच सेंसिटिव, कितनी है कितनी नहीं है। एग्रीकल्चर भी एक लिमिटेड पीएच के अंदर ही होती है, तो वो पीएच बिगड़ गया, मिट्टी एसिडिक साइड चली गई तो चीजें नहीं उगेंगी। पानी तो एसिडिक हो ही गया, पीने के काबिल नहीं रहा, ग्राउंड वाटर भी खराब होगा।
फिर वो जो पानी बह के नदी में जाएगा, बताइए जाएगा? बारिश का पानी कहाँ जाता है? मिट्टी में, जमीन में, ग्राउंड वाटर में या रिवर में, और कहाँ जाता है? रिवर में जाएगा। रिवर के पीएच के पानी को गिराएगा नहीं गिराएगा? बताइए। गिराएगा ना। जब रिवर के पानी में बारिश का एसिडिक वाटर मिलेगा तो क्या होगा? पानी का पीएच गिरेगा। अब पानी का पीएच गिरेगा तो क्या होगा? पानी में रहने वाले पेड़ पौधे, मछली, जानवर, वो भी पीएच रेंज में एसिडिक साइड में तो सर्वाइव नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? धीरे धीरे वहां पर पानी के अंदर पूरा का पूरा जो लिविंग सिस्टम है, इकोसिस्टम जो है पानी का, वो पूरा खराब होगा। सारे जानवर मरेंगे, पेड़ पौधे मरेंगे, डेड वाटर, डेड लेक। इससे ज्यादा और नहीं समझाऊंगा क्योंकि किताब में तो 2 लाइनें दे रखी हैं जनरल साइंस की इसके खिलाफ। तो ये पीएच से रिलेटेड चीज हो गई या नहीं हो गई? तो पहला टॉपिक तो ये दिया हुआ है, याद कर लेना। मेरे ख्याल से इसमें कुछ मिस होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, पढ़ लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। सेकंड है पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। नाउ वी डोंट हैव सॉइल इन आवर बैकयार्ड्स। हमारे घर इतने होते ही नहीं है, हम या तो ऊपर के कमरों में 2 मंजिल में रह रहे होते हैं, या फ्लैट में रह रहे होते हैं, या हमारे सीमेंट और मिट्टी के अलावा कुछ दिखता नहीं है, मिट्टी को होती कहाँ है। तो खैर ये पुरानी बातें हो गई, किताब भी पुरानी छपी हुई है। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट the vegetation which grows in soil wherever available। हम तो शो के लिए उगाते हैं थोड़ा बहुत, बाकी एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो उसका पीएच भी बैलेंस होना चाहिए, जिसमें कोई सच कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है। तीसरा है पीएच इन सिस्टम। इसके ऊपर भी मैं आपको ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगा क्योंकि ये टॉपिक आप बायोलॉजी के अंदर पूरा डिटेल में ही पढ़ चुके हैं, तो मेरे इस टॉपिक के अंदर जाने का कोई सेंस नहीं है। जनरल इंफॉर्मेशन आपको पता ही है, डाइजेस्टिव जूसेस में, स्टमक में HCl रिलीज होता है, तो हमारे ब्लड का पीएच भले ही बेसिक साइड हो, लेकिन हमारे स्टमक का पीएच बड़ा खतरनाक एसिडिक साइड के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि HCl है बॉडी के अंदर यार। HCl और H2SO4 सबसे खतरनाक एसिड में आते हैं, वो तो हमारे पेट में बन रहा है। तो वो क्यों बनता है, क्या करता है, वो आप सब लोग पढ़ चुके हो, तो देख लेना, ठीक है। जब आपने बायोलॉजी पढ़ी तो आई एम श्योर आपने ये भी पढ़ा होगा कि एसिड है, एसिड ज्यादा बनता है तो उसको एसिडिटी कहते हैं, और एसिड का दुश्मन बेस होता है। तो जब भी हमारे को एसिडिटी होती है, अगर होती है तो एसिडिटी को रिलीज करने के लिए आपको बेस दिया जाता है, बेसिक। तो जो भी आपको दवा या जो एक कॉमन पाउडर है, इनो पाउडर है, या कुछ और है जिनको बिल्कुल धीमान बिल्कुल सही है, जो एसिड का उल्टा काम करे, हम उनको कहते हैं यार दिस आर लॉट ऑफ एसिडिटी, डू यू हैव सम एंटासिड्स। एंटासिड्स मतलब समझ गए आप, वो बेस होते हैं बेसिकली। तो वो बेस जो है वो अगर आप उनको पीते हैं तो ऑब्वियसली एसिड है, एसिड देखिए जलन तो मारेगा ही मारेगा। तो एसिड जब पेट में बनता है, पेट मतलब अब तो आप बायोलॉजी में, पेट तो इतना सही होता है, जे शेप का जो यहाँ होता है, उसमें एसिड बनता है, ज्यादा बनता है, कम बनता है तो वो पेट में इरिटेशन होती है जलने की, ज्यादा बनता है तो वो फूड पाइप के थ्रू ट्रेवल करता 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 हमारे गले तक आ जाता है। तो ये पूरा हिस्सा फूड, क्योंकि जुड़ा हुआ है, अब तो आप बायोलॉजी में पढ़ चुके हो, फूड पाइप जाके सीधा किस में खुलता है? स्टमक में। तो पाइप ही तो है, वो स्टमक में ज्यादा बन गया तो वो पाइप में चढ़ना चालू होता है, तो आपके पूरे गले में, गले से लेके एसिड में, जहाँ पूरा जो आपका फूड पाइप से लेके स्टमक तक का पूरा एरिया है, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द एसिडिटी, वो आपका पूरा जलन मारेगा, इरिटेशन करेगा। तो उसका इलाज क्या है? बेस पी लो। अब बेस ये नहीं है कि वहां गए लेबोरेटरी में कुछ नहीं मिला तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पी लिया। हर चीज हम वो खाते पीते हैं जो हमारी बॉडी को सूट करती है। तो अपने आप ही जो दवाइयाँ या जो कुछ भी आती है मार्केट में वो बेस होती है, बट इसका मतलब नहीं आप कुछ भी बेस पी लो। तो जो इनो या कुछ भी आता है वो सब एंटासिड्स होते हैं, वो तुरंत असर करते हैं। कैसे असर करते हैं? बेस कभी भी एसिडिटी को ठीक नहीं करते। आपको अगर ये लगता है, अभी एक चीज और बता देता हूँ, आपको अगर ये लगता है कि एसिडिटी नाम की बीमारी का इलाज है बेस, तो ये गलत बात है, क्योंकि बेस सिर्फ आपके अंदर बन चुके एक्स्ट्रा एसिड से होने वाली इरिटेशन से आपको छुटकारा दिला रहा है, क्योंकि वो एसिड से रिएक्ट करके उसको सॉल्ट बना रहा है। तो आपको सिर्फ जो जलन है वो बंद हो जाएगी। आपको जो एसिडिटी हो रही है उसकी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, आपको किस डिजीज की, किस प्रॉब्लम की वजह से वो एसिड, क्योंकि हर किसी का तो नहीं होता इस तरह से ज्यादा,
तो आपने खुद ने ही ऐसी कोई ना कोई हरकत की है, आपको सर इसमें हमारी हरकत का क्या लेना देना है? अरे भाई आप बहुत देर तक खाली पेट रहोगे, पूछ लेना, बहुत देर तक, हाँ बहुत देर तक अगर आप खाली पेट रहोगे तो हमारा स्टमक है ना, वो तो बेचारा अपना काम करता है, तो वो नहीं मानता। जैसे हमारी बॉडी की टेंडेंसी है, अब भूख लग रही है अभी, ऐसे मुझे आपको एग्जांपल देने में भी अगर मुझे कुछ अच्छा सा नाम याद आया मेरी पसंदीदा चीज़ का, और अगर मैं भूखा हूँ तो मेरी बॉडी का सिस्टम ही ऐसा है कि मेरे मुंह में अपने आप पानी आ गया, सलाइवा अपने आप आ गया, आपके भी आ गया होगा अगर आपकी पसंद की चीज़ याद करो तो वो सलाइवा तो अपने को एहसास हो जाता है। एक्चुअल में हमारा जो स्टमक है ना, वो भी उसी एंटिसिपेशन के अंदर गैस्ट्रिक जूस रिलीज करना चालू कर देता है। अब स्टमक में कुछ है नहीं, अंदर वॉल्स हैं। क्या कह रहा है मुकुल? व्हाट इज एंटासिड? एंटासिड कोई एक चीज नहीं है, अ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ सब्सटेंसेस which are basically bases are known as antacids. यूजुअली एंटासिड्स जो हमारे काम के हैं। अब जैसे घर में इनो नहीं है तो जो नॉर्मल बेकिंग पाउडर होता है, नॉर्मल बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग सोडा, घर में बेकिंग सोडा जो है ना, वो बेकिंग सोडा थोड़ा सा चम्मच का पानी में घोल के वो पी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो एडिबल है। एडिबल मतलब यूजेबल बाय आवर बॉडी है, क्योंकि अपन खाने में तो डाल के खाते ही है ना, तो कोई इनो की जरूरत नहीं है। आप वो उसमें वो टेस्ट तो नहीं आएगा इनो वाला, ना वो फीलिंग आएगी, लेकिन एसिडिटी पर वो बराबर असर करेगा, क्योंकि वो भी बेसिक होता है। बेकिंग सोडा भी बेसिक होता है, इनो भी बेसिक होता है। तो मुकुल ये सब चीजें एंटासिड्स होती हैं, दवाइयाँ टैबलेट्स के फॉर्म में आती हैं, ये सब एंटासिड्स होती हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं ज्यादा आपको डॉक्टरी पना झाड़ रहा हूँ मुझे लग रहा है, तो वो उसकी जरूरत नहीं है। आपको बेसिक चीज समझ में आ गई, टाइम भी पूरा हो गया, दिमाग जल्दी बोलो। सर बट बेकिंग सोडा तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और वो तो इतना वीक सा बेस होता है, तो वो HCl के इफेक्ट को इतना कैसे न्यूट्रलाइज? बेटा सुन मेरी बात, वो होता है, वीक होता है, इसीलिए एडिबल भी होता है। लेकिन अब एक बात बता, मैंने क्या कहा? घर में इनो नहीं हो ऐसे तो क्या करेगा यार? इनो तो अब आया ना मार्केट के अंदर, घर में पूछ के देखना कि आज के 20 साल पहले 25 साल पहले किसी को प्रॉब्लम होती थी तो पता होता था किसी को? कोई बेकिंग सोडा पानी में घोल के दे देते थे। अब मैं ये जरूर मानता हूँ कि एक तो मेडिकेटेड चीज है, वो उतना ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं होता होगा, लेकिन आपको रिलीफ तो देगा ना कम से कम। समझ गया मेरी बात? तो इन एब्सेंस ऑफ इनो तो क्या है, देख प्रोफेशनली उसी काम से बनाया गया है, समझ गया? तो वो तो काम परफेक्ट करेगा। अब वो तो यार बेकिंग सोडा तो बेकिंग के काम में आता है, उसको तो थोड़ा बहुत बेस है, इसलिए पी के थोड़ा सा ये है कि हाँ इरिटेशन को थोड़ा सा आराम मिल जाता है, इतनी सी बात। ठीक है, बोल प्रद्युमन जल्दी बोल यार, टाइम पूरा हो गया। वैसे भी एंटासिड के अंदर कभी भी स्ट्रॉन्ग बेस यूज नहीं करते, वरना वो तो उल्टा पड़ जाएगा, बॉडी के अंदर ही करोसिव हो जाएगा। हमेशा उसमें माइल्डली बेस यूज करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन था या आंसर था, क्या था ये? सर जब वो उसने कहा था कि वो माइल्ड बेस होता है तो मैं बस उसे इसलिए बोल रहा था। समझ गया प्रद्युमन, हमेशा मेरे थैंक्स यार प्रद्युमन। चलो ठीक है, अभी अपन क्लास को फिनिश करते हैं, कल अपन यही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आज ज्यादा थ्योरी के टॉपिक पढ़े थे, फायदा उठाइए, जो काम की चीजें हैं उन पर अपना दिमाग लगाइए। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल।